कॉस्ट का टेस्ट मेरे साथ खुला हुआ है. आई एम श्योर यू ऑल कैन सी. अगर नहीं दिख रहा तो आप अपने पास गूगल क्लासरूम में इस टेस्ट को खोल के रख लो ताकि आपको जो है क्लियरली दिख जाए क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो हेयर यू वर सपोज टू गिव द मीनिंग. कॉस्ट इज द समेशन ऑफ इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट, है ना. इसको इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हैं. ये सब आपको इसमें देना चाहिए था. जब भी आप मीनिंग दो साथ में जरूर दो फॉर्मूला. अभी इस बार तो नंबर नहीं काटे, स्कूल भी नहीं काटता बहुत हद तक, लेकिन यू नीड टू गिव फुल आंसर. मतलब ऐसी कोई ऑप्शन नहीं छोड़नी जिसकी वजह से आपका एक नंबर भी कटे. दूसरा आ गया कॉस्ट फंक्शन. आई एम श्योर वी रिमेंबर कॉस्ट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ व्हाट. किसका है जी कॉस्ट, किस पे डिपेंड करती है, जल्दी बोलो. वेरी गुड, आउटपुट पर डिपेंड करती है. सो कॉस्ट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ आउटपुट. सिर्फ इतना बनाने से काम नहीं चलेगा. पहले आप इसे इंग्लिश में लिखेंगे, मीनिंग देंगे और फिर इक्वेशन भी जरूर देनी है. नंबर 3, डायरेक्ट कॉस्ट किसको कहते हैं. डायरेक्ट किसको कहते हैं जी, फिक्स को कि वेरिएबल को. संपदा फिक्स को कि वेरिएबल को. पक्का. हाँ जी, फिक्स वेरिएबल कॉस्ट को कहते हैं हम डायरेक्ट. तो वेरिएबल, आप अगर कोई बच्चा लिखता है डायरेक्ट कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, क्या ये कंप्लीट आंसर है? नहीं. आपने ये जरूर लिख दिया डायरेक्ट कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट विच मीन्स इट इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, मीन्स इट डजंट एग्जिस्ट एट जीरो लेवल, इट इंक्रीजेस विद द चेंज इन वेरिएबल फैक्टर. तो मीनिंग पूरा बनता है. ऐसे सिर्फ इतना लिखने से नहीं बनेगा. जिसको फिर बीच में डाउट हो तो पूछ लेना है. अनअवॉइडेबल कॉस्ट, आई एम श्योर यू नो दैट इट्स फिक्स्ड कॉस्ट. अब बच्चों को लगता है मैं शायद उसका दूसरा नाम पूछ रही हूं. बिल्कुल नहीं. आप लिख देते हो अनअवॉइडेबल कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट. नो, ये तो सिर्फ तुमने उसका दूसरा नाम दिया. इट डजंट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट. एग्जाम्पल कोई भी दे देते आप, रेंट दे देते, इंटरेस्ट दे देते, प्रॉफिट दे देते. ये सब में कोई भी एग्जाम्पल यू कुड हैव गिवन. 5th नंबर क्वेश्चन, डिफरेंस है. ये तो लिस्टेड आंसर है, आपके नोट्स में है. ये एज इट इज 3 के लिए 3 देने चाहिए थे आपको. एग्जाम्पल्स ट्रीट नहीं होते एज पॉइंट टिल इट इज नॉट आस्क्ड. तो मैंने यहां एग्जाम्पल नहीं मांगा, तो आपका 3rd अगर आप एग्जाम्पल देते हो तो आपके नंबर 1 नंबर कट जाएगा पेपर में, बोर्ड में स्पेशली. तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 1, 2, 3 पॉइंट के साथ अपना आंसर अच्छा बनाने के लिए तीसरे के साथ एग्जाम्पल दे दो. उसको नंबर ना बनाओ. मेरी बात समझ में आ रही है? अविश आ रही है? संपदा समझ में आई मैं क्या कह रही हूं? कनिश समझ में आ रहा है? ओके गुड. अच्छा, ये क्या खोल दिया मैंने, इसको बंद करो. कॉस्ट, ठीक है. अच्छा, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. व्हाई द फिक्स कॉस्ट कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन. अब ये मेरे से पूछ रहा है ये ऐसा क्यों दिखता है. बस आंसर तो मीनिंग ही है. बिकॉज इट डजंट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, इट इवन एग्जिस्ट एट जीरो लेवल. ये मीनिंग दे देना चाहिए था आपको. 7th, व्हाट इज एवरेज कॉस्ट एंड हाउ डू यू डिराइव इट. एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट, क्या होती है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. हाउ डू यू डिराइव, फॉर्मूला. तो मीनिंग लिखने का 1 नंबर और फॉर्मूला लिखने का दूसरा नंबर, तो 2 नंबर इस तरह से बने. क्लियर हो गया. लेट अस क्विकली मूव टू 8th नंबर क्वेश्चन. मैंने अभी जस्ट नाउ आपको स्टैटिस्टिक्स का जो है आने स्केड्यूल और फुल सिलेबस स्केड्यूल भेज दिया है. आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन. अगर नहीं देखा तो क्लास के बाद देख लीजिएगा एंड फॉलो अकॉर्डिंगली. 8th नंबर क्वेश्चन आ गया जी. 8th में हमने लिखा है एक्सप्लेन एवीसी एंड एटीसी. अब बच्चों याद रखना प्लीज, एटीसी या एसी एक ही बात है. एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट, वन एंड द सेम थिंग. आपको कह रहा है एवीसी और एसी का रिलेशनशिप समझाएं. आई एम श्योर ये आपके नोट्स में है. एसी इज अ यू शेप ग्राफ, बोथ आर यू शेप ग्राफ. इनका गैप एएफसी होता है, इसका मिनिमम पहले आता है इसके मिनिमम से. ये सारा आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था. अब 3 नंबर के लिए अब आपका सवाल है कि स्केड्यूल देना है कि नहीं देना. स्केड्यूल ऑप्शनल है इस टाइम पर, ऑप्शनल बाय लुकिंग एट द क्लॉक.
कि भाई तुम्हारी वॉच कितनी तेज चल रही है, टाइम है नहीं, डायग्राम मस्ट है, डायग्राम मस्ट है और ये ऑप्शनल है। 9th नंबर क्वेश्चन, वाई टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज ऑन हायर जोन, प्लॉटिंग जोन। टोटल कॉस्ट कहता है हायर क्यों होता है, अगर आपको डायग्राम याद हो, अब तो याद हो गया होना चाहिए, तो बोलता है ये ऊपर क्यों होता है, ये आई एम श्योर यू नो द आंसर, बिकॉज इट इंक्लूड्स टू वेरिएबल्स, टीवीसी एज वेल एज टीएफसी। अब कुछ बच्चे सिर्फ इतना लिख देते हैं मैथ्स में, ये अपने आप में कुछ नहीं मुझे समझाता बेटा, ये तो एक फॉर्मूला है हेल्पिंग, आपको इंग्लिश सेंटेंस में लिखना है, ठीक है बच्चा, सेंटेंस में, और फिर सपोर्ट करने के लिए आप उसका फॉर्मूला दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। ये पेपर में भी क्वेश्चन आना ही आना है। एसी बनाया, मिनिमम देखा, एमसी को निकाला और फिर इस तरह से आपने बना दिया। इसका रिलेशनशिप आपके नोट्स में है, सो रेफर नोट्स एंड लर्न एज फास्ट एज यू कैन। देन क्वेश्चन नंबर 11, it says why AFC curve never touches axis although it comes very close। AFC की शेप बताओ क्या होती है, जल्दी जल्दी, what is the shape of AFC? hurry up, प्रणवधीर, शेप ऑफ AFC बोलो। सुत्ते भैया, आकर्षित, शेप ऑफ AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट, पेपर होने वाले हैं थोड़े, नालायकी की हद देखो। इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये पास आता जाता है एक्स एक्सिस के, लेकिन इट नेवर टचेस। रीजन, क्योंकि एएफसी टीएफसी से डिराइव होता है और टीएफसी कभी भी जीरो नहीं होता, जिसकी वजह से एएफसी नेवर टचेस एनी ऑफ द एक्सिस। आवाज आ रही है सबको मेरी? एम आई ऑडिबल? ओके, मुझे लगा जवाब नहीं आ रहा तो पता नहीं। एमसी कर्व की शेप क्या है और क्यों है? एमसी कर्व की शेप इज अ यू शेप ग्राफ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, राइट। इसको लिखना जरूर, पहले सबसे पहले इस आंसर का पैटर्न कैसे होना चाहिए। एमसी का मीनिंग दो, एमसी मार्जिनल कॉस्ट इज दी एडिशन मेड टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर उसका फॉर्मूला दो। एक अच्छा बच्चा पहले मीनिंग दिया, फिर फॉर्मूला दिया, फिर लिखा मार्जिनल कॉस्ट का शेप होता है यू शेप, फर्स्ट फॉल बिकम्स कांस्टेंट फॉर अ व्हाइल एंड स्टार्ट राइजिंग, इट्स शेप इज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। दिस इज व्हाट इज द कंप्लीट आंसर एंड यू आर नॉट लीविंग इवन अ सिंगल चांस कि टीचर आपका आधा नंबर भी काट सके। फिर कहता है टीवीसी कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता है, वाई। अब टीवीसी पता है हमें यहां से शुरू होता है, क्यों होता है? क्योंकि एट जीरो लेवल इट इज जीरो। मैं तो इसको भी इनकम्प्लीट कहती हूं क्योंकि इसका पूरा रीजन नहीं दिया, बिकॉज नो वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। अब अपने आप को ना, अपने पेपर देखो, आपके चेक होके आ गए हैं, उसकी प्रिंट निकाल लो, गलतियां देखो, क्या मैंने ये मिस्टेक की है, मैंने ये रीजन दिया कि नहीं दिया। अगर नहीं दिया, यू आर गिविंग अ टीचर चांस टू कट योर हाफ मार्क, सो डोंट डू दैट। गिव द कंप्लीट मीनिंग, पूरा। वो मतलब ऐसे सोचो कि टीचर क्या सोच सकती है, इस बात के पर नंबर तो नहीं काट लेगी, और नंबर इंपॉर्टेंट है भाई। 14 नंबर क्वेश्चन 14, वाई एवीसी फॉल्स व्हेन एमसी राइजेस। अब इसमें बड़े तुम्हारे कंफ्यूजन है, ये एवीसी है और ये एमसी है, ऐसे ही एसी और एमसी भी होता है। वो कह रहा है एवीसी गिरता रहता है जब एमसी शुरू करता है बढ़ना। हाँ, ये देखिए ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में अगर मैं ऑब्जर्व करूं, एमसी ने बढ़ना शुरू किया क्योंकि इसका मिनिमम पहले आया, तब तक तो वो गिर ही रहा था, इसके बाद वो बढ़ना शुरू हुआ ना, तो बोलो यस, पहले तो ट्रू। इसका आधा नंबर है ट्रू लिखने का। अगर ये नहीं लिखा और रीजन दे दिया और रीजन सही है, फिर भी आधा नंबर चला गया। फिर अपना रीजन दो। रीजन इज बिकॉज मिनिमम ऑफ एमसी कम्स बिफोर द मिनिमम ऑफ एवीसी। ये आंसर है जी, क्लियर हो गया। लेट अस मूव फॉर दी फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज पे चलते हैं। 15 नंबर में फॉर्मूलाज क्या हैं?
टीसी को बोल रहा है किन दो चीजों के समेशन से बना है. सो इट इज टीवीसी प्लस टीएफसी. इज देयर एनीवन हु इज विशिंग टू ज्वाइन? नहीं. ओके, नाउ दूसरा फॉर्मूला, टीवीसी पूछ रहा है किस चीज के मल्टीप्लीकेशन से बना है. सो इट इज एवीसी इंटू क्यू. फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, ठीक है. देन टीएफसी किस चीज के माइनस से आया है, तो ये दोनों जुड़े थे. टीएफसी अगर उधर जाता है तो टीसी माइनस टीवीसी से हुआ है. एटीसी यानी एसी किस चीज के दो चीजों से समेशन से बना है. एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. कुछ बच्चों को सारे आते हैं बड़े अच्छे से, मुझे बड़ा अच्छा लगा दैट यू आर स्टडिंग वेरी नाइसली. ऑब्लिक क्यू डिवाइड. एमसी क्या है, यहां अटक गए. चेंज इन टीवीसी अपॉन चेंज इन क्यू भी लिख सकते थे. चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्यू भी राइट आंसर है. अगर इसमें किसी का कोई गलत किया हो तो बता देना. 1 mark each था. So this was the whole answer of 15th number question. I am quickly moving to 16 number question. जिसका सवाल हो वो बीच में रोक के पूछेगा. अब देखो यहां एक ट्रिक मारी, ये थाउजेंड्स में लिख दिया और जो ये है यहां लिख दिया थाउजेंड में है. तो आप इसको सिर्फ 50 भी पिक कर सकते हो या यहां पर भी 1000 लिख सकते थे. कैसे? क्यू उठाया 1 2 3 4 5 6 एंड 7. फिर मैंने यहां ले लिया मार्जिनल कॉस्ट विच आई एम टेकिंग एज थाउजेंड्स ओनली. 7 6 5 4 3 2 1. कुछ बीच में मिस कर दिया मैंने नंबर. अच्छा, फिर लिखा, बोला टोटल कॉस्ट किस पे दी है राजे? जीरो लेवल पर. इसका मतलब मुझे जीरो भी लेना चाहिए था. बस यहां भी कुछ बच्चों की छोटी सी गलती है बट नंबर चला गया. तो जो गिवन हो वो इंफॉर्मेशन लेनी ही होती है. अब आप इसमें एमसी को ऐड करते जाओ, आपका आंसर बनता जाएगा, है ना. फिर इसमें ऐड किया एंड सो ऑन, राइट. तो एमसी जीरो लेवल पर तो जीरो ही होता है. ये एमसी दिया, क्या दिया था? हाँ, टीसी जीरो, टीएफसी तो नहीं दिया, नहीं, बस टीसी निकालना था और इसका टोटल लगा के आपको आंसर देना चाहिए था. Any trouble in 17th number question? Do you want me to solve 17 number question? Check first quickly and tell me. कितने लोगों का 17 number question गलत है? सॉल्व कर ही देती हूँ, पता नहीं कहाँ है. आउटपुट 1 2 3. किसने कुछ लिखा है? कहाँ है जी मैसेज? सोलह को फिर समझाएं. ओके, पहले 17 कर लेते हैं फिर समझाती हूँ. 4 5 and 6. okay, then comes a line. Let me take a line and then take another line and take another line. ठीक है. अच्छा, अब हम ले रहे हैं यहाँ पर एवरेज कॉस्ट जो कि तुम्हें 12 दी है, 10 दिया है, फिर ब्लैंक वहां पर देना है आपने, ऐसे ही ब्लैंक बनाना है. 10.5 11 ये ब्लैंक नहीं है और यहां पर ब्लैंक है. फिर एमसी दिया है बच्चा ब्लैंक ब्लैंक 10. ये ब्लैंक वाला क्वेश्चन ना पेपर में आना ही आना है, पक्की बात है. 17. अब कहता है इसे फिल करो. अब इसको फिल करने के लिए मुझे एवरेज कॉस्ट, देखो फॉर्मूला क्या होता है, टीसी अपॉन क्यू इज एवरेज कॉस्ट, है ना. अगर ये दो चीजों को मल्टीप्लाई कर दूं तो टीसी भी आ जाएगा. तो मैं एक अपनी तरफ से अपना एक कॉलम ऐड कर दिया. सो 12 into 1 is 12. जितने मिल रहे हैं वो तो लिखू ना. 10 into 2 is 20. 10.5 into 4 कितना आ जाएगा? आई थिंक इट्स 42 एंड देन 55. ये तो मिल गए मुझे, बाकी खाली छूट गए. अब मार्जिन क्या होता है बेटा? एडिशन मेड टू टोटल. तो 20 प्लस 10 हो गया 30. 55 प्लस 17 कितना हो गया? 60 और 12 72. अब तुम्हारे पास सारा टीसी आ गया. एवरेज तो आ ही जाएगा. 30 डिवाइडेड बाय 3 इज गोइंग टू बी 10. 72 डिवाइडेड बाय 6 विल बी हियर. अब अगर जीरो लेवल का टीसी नहीं है तो फर्स्ट लेवल पे एमसी को बराबर कर दो. अगर जीरो लेवल का टीसी नहीं है ओनली देन
फिर इसको नीचे से ऊपर माइनस करो, 8, ये माइनस किया 12, इसको माइनस किया आई थिंक इट इज 13, ये आंसर बन गया आपका। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, अब किसी ने कहा था 16 दोबारा से समझा दो। चलिए लेट्स बिगिन विद प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हमने क्या देखना है, सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू डार्लिंग, ये ले जाएगा बेटा, थैंक यू। हाँ जी, एवरेज प्रोडक्ट इन द इनपुट आउटपुट प्लेन। मुन्नापा तो पहले अच्छी कमले हो गए, हाय हाय ये क्या लिखे जा रहे हैं, इनपुट आउटपुट छड़ो पर, तुमने क्या लेना है। वो पूछ रहा है एवरेज प्रोडक्ट यानी एपी का ग्राफ कैसा होता है। बस एपी हमने जहां तक याद है इनवर्स यू शेप होता है, तो इनमें से आंसर इज इनवर्स यू शेप्ड, डी। अब कुछ बच्चों के यहां क्वेश्चन आने शुरू हो गए, मैम इनपुट आउटपुट प्लेन तो हमने पढ़ा नहीं, एक एड़ा प्लेन होता है। ओ भाई, इनपुट आउटपुट यानी प्रोडक्शन इज व्हाट, इट इज ऑल अबाउट इनपुट पासिंग थ्रू द प्रोसेस एंड गिविंग यू द आउटपुट। समझ गए? सेकंड, ओए ये क्या हो गया, सेकंड नंबर पे आ गए। डू यू अग्री दैट टीपी मस्ट डिक्रीज इन अ सिचुएशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब जहां तक मुझे याद है टीपी की शेप याद है किसी को? ये होती है क्या कि ये होती है ए या बी? बोलो 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 जल्दी, ए या बी? बी। तो कहता है टी, हाँ तो कहता है डिमिनिशिंग रिटर्न में, यानी ये वाला एंगल, ये तो इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न में टीपी डिक्रीज करता है। कहां डिक्रीज कर रहा है? तो बढ़ रहा है। तो हमने कहा जी आई डिसएग्री। उसने पूछा डू यू अग्री, तो आई से नो, आई डिसएग्री। तुम लोग यस नो नो ऐसे लिखते हो, ये बच्चे थोड़ी है छोटे। आई डिसएग्री, क्यों? बिकॉज टीपी इंक्रीजेस ऑल्दो एट diminishing rate in diminishing return to factor phase। कितना अच्छा आंसर है। अब अगर आपने इसमें से कोई भी तरह की गलती की है, चाहे वो यस नो वाली भी है, उसे सुधारें और अपने फाइनल पेपर में गलती ना करें। नंबर 3, डिफाइन करो। अब डिफाइन तो तुमने करना है भाई, मीनिंग है तुम्हारे नोट्स में, रटना तुमने है, वो मैंने नहीं रटना। 4th नंबर, कैन एमपी एवर राइज। अब एमपी की शेप कैसी होती है? इनवर्स यू शेप एंड इवन गोज नेगेटिव। क्या एमपी कभी राइज कर रहा होता है? हाँ बिल्कुल। किस में? फर्स्ट फेज में। सो हम लिखते हैं जी कैन एमपी एवर राइज, एमपी राइजेज इन द फर्स्ट फेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसका नाम भी दो, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। अगर आपने इनमें से कुछ भी मिस किया है तो अगली बार अपने आंसर को परफेक्ट बनाओ। यहां तक किसी का कोई प्रॉब्लम है तो पूछो जल्दी, नहीं तो मैं आगे चलूं। फॉर्मूला दिया था, बस अच्छी बात है पूछ लिया। हमेशा एक बात याद रखो, जहां कहीं भी आपको किसी भी चीज का मीनिंग मांगा है और उस मीनिंग का जिसका भी मांगा है और उसका फॉर्मूला भी है, तो मैं एक अच्छा आंसर समझती हूं जब ये दोनों दिए हों। मैं समझती हूं, जरूरी नहीं तुम्हारी स्कूल टीचर नंबर काटे, पर मैं चाहती हूं मेरे बच्चों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। No one should be able to deduct even half mark। ठीक है बेटा? तो चाहे एपी हो, एमसी हो, कॉस्ट हो, जिसका, मैं तो कॉस्ट में भी बोला है, लिखो इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट इज कॉल्ड इकोनॉमिक कॉस्ट। तुम अपनी नॉलेज जो इतना टाइम लगा के तुमने सीखा है, उसे घर क्यों लेके आना है? तुम्हें आता है उसका फॉर्मूला, दो ना मैम को। लो मैम मेरे को फॉर्मूला भी पता है। गॉट इट? अच्छा, 5th नंबर क्वेश्चन वाज डायरेक्ट, ये आपके नोट्स में है, ये आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। 6th पे आते हैं, एपी ऑफ 1 यूनिट। मैं इसको हमेशा कहती हूं ऐसे करा करो, 1 यूनिट का एपी मैथ्स के फॉर्म में लिखा करो। कितना है? क्या लिख रहा है? एपी ऑफ 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज 12 एंड दैट ऑफ 2 यूनिट इज 16। देन मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा इसका, सेकेंड यूनिट का? यही क्वेश्चन है ना। अब एपी से सीधा मार्जिन तो निकलता ही नहीं, तो मुझे पहले टीपी निकालना पड़ेगा। टीपी का फॉर्मूला क्या होगा पुत्र? एपी इंटू क्यू। क्यों होगा?
क्योंकि टीपी अपॉन क्यू इज एपी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 12 इंटू 1 12, 16 इंटू 2 32, इसको इसमें माइनस किया, कितना आ गया 20 इज द आंसर। सो द आंसर इज 20 यूनिट्स। आ गई समझ में? कुछ बच्चों ने ना अभी आजकल लेजर एटीट्यूड अडॉप्ट कर रखा है, टीवी चल रहे हैं, नेटफ्लिक्स चल रहे हैं, यूट्यूब चल रहे हैं, पता नहीं उनके लाइफ के गोल क्या हैं। कुछ बनने के बाद यूट्यूब चलाओगे कोई कुछ नहीं कहेगा, नहीं तो सारी जिंदगी घर वाले बोलेंगे। बस याद रखना मेरी ये लाइन। व्हाट डज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स। अब सिर्फ मीनिंग के 6 नंबर तो नहीं मैं दे रही होंगी, इसका मतलब यू आर सपोज टू गिव मी फुल आंसर ऑफ एलवीपी। ये पेपर में आना ही आना 6 नंबर का, जितनी जल्दी याद करोगे उतने अच्छे। इन विच स्टेट अ रैशनल प्रोड्यूसर वुड लाइक टू ऑपरेट, मतलब वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर में ऑपरेट करना चाहेगा, डिमिनिशिंग में या नेगेटिव में। 3 नंबर के लिए आपने तीनों के बारे में बात करनी है। सबसे पहले लिखा ही वुड नेवर लाइक टू ऑपरेट इन एनआरएफ। क्यों? रीजन दो। क्योंकि टीपी फॉल कर जाता है, एमपी नेगेटिव चला जाता है। ऑल्दो इंक्रीजिंग रिटर्न अच्छा है, इसमें टीपी इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है, एमपी भी बढ़ता है, लेकिन रैशनल को जो मैक्सिमम चाहिए वो यहां नहीं मिलता। सो ही वुड लाइक टू ऑपरेट इन डिमिनिशिंग, तो ये भी नहीं करेगा। तो तीनों के बारे में आपने लिखना है। ही वुड लाइक टू ऑपरेट इन डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, जबकि टीपी डिमिनिशिंग रेट पर होता है, बट इट टचेस मैक्सिमम इन डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। सो दैट इज व्हाई अ रैशनल प्रोड्यूसर who wish to produce maximum would like to operate in diminishing return to factor। अगर आंसर समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इसकी रिकॉर्डिंग अपने पास खोल के इसको लिख लेना। ओके, 9 नंबर, कैन एपी कैन राइज इवन व्हेन एमपी इज फॉलिंग। अब देखो ये था एपी, इसका मैक्सिमम, ये था एमपी, यही था ना, ये ए पॉइंट है, ये बी है। एमपी बढ़ा, एमपी गिरने लगा, तो ये कह रहा है एमपी गिर रहा है, और एमपी के गिरने के बाद भी उस ड्यूरेशन में, इस पोर्शन में ये बढ़ रहा है और ये गिर रहा है। दिख रहा है सभी को? सो दैट इज व्हाई द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हरी अप, ट्रू की फॉल्स? इट इज ट्रू। तो पहले मैंने ट्रू लिखा, फिर लिखा मैक्सिमम ऑफ एमपी comes before the maximum of AP. So that is why. Got the point? Okay. 10 number question. 10. LVP assumes that factor ratio remains constant. अब factor ratio का मतलब क्या रहा है? Fixed factor versus variable factor. बोलता है LVP में ये constant रहता है। देखते हैं, ये तो हमेशा same होता है, वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है। ये रेशो है 1:1, 1:2, 1:3, ये तो चेंज हो रही है, वो कहता सेम होता है। सो ऑन दिस रिगार्ड आई से नो, इट इज फॉल्स, बिकॉज वन फैक्टर कांस्टेंट होता है, दूसरा चेंज होने की वजह से फैक्टर प्रोपोर्शन कीप ऑन चेंजिंग। समझ गए? बोलो। गुड। 11, ये बोलने की कर्टसी भी किसी 1-2 में ही होती है। आपको क्या लगता है, कभी आप ना टीचर के एंगल पे आके देखो, टीचर इतनी उससे समझा रहा होता है, एक तो सामने नहीं है, फिर भी आपको रिस्पॉन्ड करने में भी देखो तकलीफ होती है, हाँ ना बोलने में भी, जस्ट सी। और आपने ये हाँ ना अपने लिए कहनी होती है। राइजिंग टीपी ऑलवेज इंप्लाइज इंक्रीजिंग सिचुएशन, नहीं, क्योंकि टीपी ऐसे था, नहीं, गलत बना दिया। हाँ ये था, बोला राइजिंग टीपी दिखाता है इंक्रीजिंग रिटर्न, लेकिन राइजिंग टीपी तो सिर्फ इंक्रीजिंग में नहीं है, डिमिनिशिंग में भी है। तो हम कहेंगे नहीं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि टीपी इवन इंक्रीजेज इन द डिमिनिशिंग रिटर्न ऑल्दो एट डिमिनिशिंग रेट। क्लियर? फिर आ गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेरिएबल फैक्टर, ये आपको मीनिंग देना था।
13 नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूं, जबकि बहुत मुश्किल नहीं था फिर भी। क्या है? इनपुट यानी वेरिएबल फैक्टर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. Then you have, let me take a line, ये आ गया, AP आ गया, MP आ गया, ठीक है। सो मैंने यहां लिया TP, TPP भी एक ही बात है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्ट एक ही चीज है, तो घबराना नहीं। TP 0 पे 0 दिखा रहा है, फिर मुझे कहता है ये ब्लैंक है, 33 नंबर पे 66 है और ये है, ठीक है जी। AP जैसे मैं कॉपी कर रही हूं सम, वैसे ही आपने कॉपी करना है। ये नॉट डिफाइंड दे दिया, ब्लैंक ब्लैंक, आई थिंक हियर इज ऑल्सो ब्लैंक, 19 एंड देन ब्लैंक। फिर आया MP, MP में आया मेरे पास ब्लैंक, 20, 26, ब्लैंक, 10 एंड 4, ठीक है राजे। 0 लेवल पर ये दोनों 0 होते हैं और ये नॉट डिफाइंड होता है। अगर ये ब्लैंक भी होता तो ये नॉट डिफाइंड डाल देते हैं हम। MP इज एडिशन मेड टू टोटल, तो फिर भैया फर्स्ट लेवल पर ये भी 20 है और ये भी 20 है, ठीक है। फिर 20 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि TP डिवाइडेड बाय Q इज गोइंग टू बी AP, तो ये भी 20 हो गया। मार्जिन इज एडिशन मेड टू टोटल, 20 प्लस 26 बिकम्स 46, 46 डिवाइडेड बाय 2 इज 23। टोटल इसमें से नीचे से ऊपर माइनस करो तो मिलता है MP, ठीक है राजे। और AP इंटू Q बिकम्स TP, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 4 TP आ जाएगा। यहां का AP कैसे आएगा? 66 डिवाइडेड बाय 3, 22, ठीक है। तो ये क्या करना था? 19 इंटू 4, 40, 36, 76। Then MP is addition made to total, 76 plus 4 is 80, 80 divided by 5 कितना आ जाएगा? 80 को 5 से किया तो 5, 16। ये लो जी, ये आपका आंसर था 13 नंबर का। किसी को कोई ट्रबल है या चले आगे? खुद करके देखना पड़ेगा बेटा, आगे चलते हैं। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन, 4 यूनिट्स ऑफ लेबर प्रोड्यूसेस, अब मैंने कहा था ऐसे बनाया करो हमेशा, 1, 2, 3, 4, ये 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। TP कहना चाहता है 100 हो गया यहां पे। 6 यूनिट्स ऑफ लेबर प्रोड्यूसेस 120। MP निकालो। याद रखो, अगर तो ये कंसेक्यूटिव नंबर होते तो नीचे से ऊपर माइनस हो जाता, लेकिन ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, इसलिए फॉर्मूला लगेगा चेंज इन TP अपॉन चेंज इन Q या N, राइट। चेंज कितने से हुआ? 20 से। जब ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं होगा तब यही फॉर्मूला लगाने का है। इसमें कितना चेंज आया? 2 का। सो द आंसर हियर इज 10, नॉट 20। कुछ ने गलती की, यहां से माइनस कर दिया, सो इट्स नॉट 20, इट इज द change upon change will give you the answer. I'm sure I have cleared all the points of production. In case you have any question, you can ask. ये बाकी नहीं तो फिर हम कल कर लेंगे। चलिए, सप्लाई में सबसे पहला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डैश सप्लाई फॉल्स एट सेम प्राइस। जब भी अपने प्राइस की वजह से फॉल होगा तो बेटा जी क्या होता है? देखो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो। सप्लाई इज एन अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। अपने प्राइस की वजह से अगर देखें, ये अपना प्राइस चेंज हुआ, सप्लाई बढ़ गई, ठीक है। प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ी, इसे बोलते हैं इंक्रीज बोलते हैं कि एक्सपेंशन बोलते हैं? इंक्रीज या एक्सपेंशन? इंक्रीज बोलते हैं इसको बेटा, एक्सपेंशन बोलते हैं। Increase is due to other factors. Okay, so this is called expansion. Expansion या extension एक ही बात है। और जब ये अपनी प्राइस की वजह से कम हो जाए तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा,
कॉन्ट्रैक्शन, राइट। अच्छा, अब अगर मैं दूसरे वाला एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं ना, ताकि आप लोगों को फिर ये रिवाइज रहेगा। अगर सप्लाई अपने प्राइस की वजह से चेंज नहीं हो रही, यानी प्राइस ये सेम है, पहले इतनी थी अब इतनी है, इसका मतलब इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, इसे बोलते हैं इंक्रीज या राइटवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज। और ऑपोजिट इन द केस ऑफ डिक्रीज, प्राइस सेम तो ये हो गया डिक्रीज। बस इस एंगल पे ध्यान रखना है, डिक्रीज या लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये टर्म्स हैं सारे शिफ्ट वाले, ये टर्म्स हैं सारे मूवमेंट वाले। मूवमेंट कैसा हो रहा है, यहां पर हो रहा है अपवर्ड, यहां पर हो रहा है डाउनवर्ड, यहां पे आ रहा है लेफ्टवर्ड, यहां हो रहा है राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने प्राइस की वजह से सप्लाई का कम होना विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कम हो गई। इन केस ऑफ सप्लाई कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये हटा देते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या आई एम श्योर पता है एक्स यहां होता है। अगर ऐसा है तो इसे क्या बोलते हैं हम बेटा, ई जैसा दिखता है ना, परफेक्टली इलास्टिक, तो नाम दे दिया जी, बी आंसर आ गया इसका। What causes an upward movement along the supply graph? Upward movement, पहले यहां थी, अब मूव होकर कहां चली गई, ऊपर। कैसे चली गई होगी, कॉज क्या होगा, इसका प्राइस का बढ़ना, तो बोला राइज इन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, अपने ही प्राइस की वजह से जब ये मूवमेंट आए ऊपर वाली, या बोले एक्सपेंशन हो गया, तो उसे ये कारण इधर होता है, कॉजेज इधर होता है, इफेक्ट इधर होता है। अगर पूछता प्राइस अपने बढ़ने से क्या इफेक्ट होगा, तो इफेक्ट क्या लिखोगे, ये वाला एक्सपेंशन। अगर बोले एक्सपेंशन हो गई या मूवमेंट हो गई किस कारण से, तो प्राइस के बारे में लिखोगे। समझ में आ रही मेरी बात सभी बच्चों को? इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ फ्यू डेज नाउ, पेपर आ गए समझो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, आई एम मूविंग अज्यूमिंग, तुम नहीं कह रहे कुछ, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी नेवर चेंजेस अनलेस इट्स ओन प्राइस चेंजेस, कहता है सप्लाई हमेशा अपने प्राइस की वजह से ही चेंज होती है, सिंपल भाषा में। आई डिसएग्री विद दिस, इट इज फॉल्स, क्योंकि सप्लाई इवन चेंजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स। ठीक है बच्चों। फिफ्थ नंबर, विच टर्म इज यूज्ड व्हेन मोर क्वांटिटी इज सप्लाइड विद राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, अपने ही प्राइस की वजह से, अपने प्राइस की वजह से जब आप ज्यादा सप्लाई कर रहे हो, तो इस टर्म को क्या कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं एक्सपेंशन या एक्सटेंशन, और आप कह सकते हो अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई ग्राफ, बोथ आर करेक्ट। ओके, सप्लाई फंक्शन बताओ, तो पहले लिखा जी सप्लाई इज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ, सप्लाई किसका फंक्शनल रिलेशनशिप है, प्राइस का। सिर्फ सप्लाई आए तो प्राइस का, इंडिविजुअल सप्लाई आए तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई, पीओ, पीएफ, जी, टी, आई एम श्योर यू रिमेंबर। अगर ये मार्केट सप्लाई आए तो यू आर सपोज टू गिव ऑल मार्केट वाले फंक्शन, लेकिन यहां उसने सिर्फ सप्लाई लिखा है, तो सप्लाई और प्राइस, ऐसे डिमांड होता तो डिमांड का भी अकेला प्राइस से रिलेशन बोल देते। समझ गए सभी लोग? कोई दो फैक्टर्स बताओ जिसकी वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, तो कोई भी दे सकते हो बेटे आप। पहले तो पीओ से दे सकते हो, पीएफ से दे सकते हो, गोल दे सकते हो, टेक्नोलॉजी दे सकते हो, टैक्सेशन दे सकते हो, टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई भी दो चूज करो जिसकी वजह से कम होता है। जैसे गोल में एक गोल होता है सेल बढ़ाना, एक होता है प्रॉफिट बढ़ाना, तो प्रॉफिट में सप्लाई कम होती है तो आप ये दे दो, सिर्फ कम वाला। ऐसे ही स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में
अपडेटेड टेक्नोलॉजी होती है और आउटडेटेड होती है। आउटडेटेड की वजह से सप्लाई कम होती है, ये दे दो, आप कोई भी दे सकते थे। देन when will the supply of graph is unitary elastic, elastic and less elastic on a positive slope diagram? एक ना कभी कभी ये भी आ जाता है कि एक में ही बना के दिखाओ, है ना। तो ये कैसा दिखता है, एक तो ये ओरिजिन से पास होगा, ठीक, ये यहां से आएगा और ये यहां से आएगा। ये देखो तीनों एक में बनाने के लिए बाय चांस आ जाए, so you can make it like this। होल्ड करो बेटा एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, ठीक है जी, इतनी बात आई समझ में मेरी। मे आई प्रोसीड फर्दर? 3 नंबर में तो एक्सप्लेन भी करना था, तो इसमें आप तीनों अलग अलग ही बनाते तो बेटर था, है ना। हाँ, तीनों अलग अलग बनाओ और तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया डिग्रीज में। अगला क्वेश्चन आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन डाला था ये वाला मैंने। बोला है आप बताओ कि ये चेंज इन सप्लाई है या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है। When I say change in supply, I am saying shift। ये ग्राफ जो मैंने वो फ्लो चार्ट बनाया हुआ है ना, वो खोल लिया करो। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। तो एक्चुअली इन अ वे दे आर आस्किंग मूवमेंट है, शिफ्ट है, क्या है। देखो पहला क्वेश्चन, ऑरेंजेस के प्राइस गिर गए। इसको हमेशा ना पेपर में ऐसे करना, प्राइस ऑफ ऑरेंजेस गिर गए, सो एनुअल प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स बढ़ गई। तो सप्लाई किसकी बता रहा है, ग्रेप्स की। मतलब एक गुड का दूसरी गुड पे इफेक्ट अपने प्राइस की वजह से तो नहीं हुआ। अगर ये अपने प्राइस की वजह से नहीं है, अगर बोलता ऑरेंजेस के प्राइस गिरे और सप्लाई ऑरेंजेस की गिर गई, तो ये तो सेम होता ना। तो मैं बोलती कि क्या हो रहा है, मूवमेंट, क्योंकि दिस हैपेंस ड्यू टू ऑन प्राइस। बाकी तो ये सारा अदर फैक्टर्स से होता है। तो इस केस में क्या होगा, देयर विल बी a change in supply, okay, and that too कौन सी चेंज है सप्लाई में, इंक्रीज। क्योंकि हमने इसको देखना है, जो बड़ा है उसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ना मतलब इंक्रीज। बच्चे मेरी बात आई सभी को समझ, मैंने क्या बोला है। अगर ये ऑरेंजेस का प्राइस ऑरेंजेस की सप्लाई पर इफेक्ट होता तो ये होता चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, लेकिन यहां पर तो वो बात कर रहा है दूसरी गुड्स की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राइस ऑफ पेपर, पेपर का प्राइस गिर गया और प्रोडक्शन ऑफ पेपर गिर गई, सप्लाई ऑफ पेपर गिर गई। ये देखो ये दोनों सेम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। व्हेन दे टॉक अबाउट सेम प्रोडक्ट, अपने प्राइस का इफेक्ट, तो दिस विल बी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। कौन सा चेंज, कोई बताए मुझे प्लीज। यस, वेरी गुड, इट इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ये परफेक्ट आंसर होता। कुछ ने सिर्फ वर्ड चेंज लिखा है, मैं तो इसको भी नहीं, वैसे मांगा उसने वही है, लेकिन आई वुड से एक अच्छा बच्चा वो उसको मानूंगी जो पूरा आंसर दे दे मुझे। फिर तो टीचर बड़े खुश होकर पेपर चेक करती है, और बहुत बार आपकी जेन्युइन गलतियां भी माफ हो जाती हैं बेटा, अगर पेपर में क्वेश्चन अच्छे आंसर लिखे हो तो कई बार दिल भी नहीं करता उसका काटने का। चलिए अगला लिस्टेड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट स्टैंडर्ड। 2 डिफरेंस देने थे आपने। चेंज इन स्टॉक इज द रीजन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, लिस्टेड आंसर है। रीजंस में दूसरा हेडिंग है चेंज इन स्टॉक, या तीसरा कंप्लीट देना था। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या लॉ ऑफ सप्लाई में आता है। अब ये देखो, लॉ ऑफ सप्लाई है क्या, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक है, इनको कांस्टेंट कर दिया, सिर्फ अपना प्राइस। और ये मुझे कह रहा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ये भी तो अदर फैक्टर है। तो क्या ये इसमें आता है, आता है जी। So this statement is false. It doesn't fall in this because it is the other factor. और law of supply is always because of own price. बस ये आंसर था। False का एक नंबर, reason का एक नंबर। How nature of commodity and time period affect the elasticity of supply? Listed answer. ये आपके उसमें दोनों elasticity वाले पोर्शन में दे रखे हैं। 14th नंबर, इंस्टॉलेशन कराई आपने मशीन की, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी।
ये आपके कॉस्ट को करेगी कम, तो प्रॉफिट को क्या करेगी, ज्यादा, सप्लाई को बढ़ाएगी। ये बढ़ना क्या है, कोई मुझे प्लीज बताए, इंक्रीज है या एक्सपेंशन है? हाँ, किस बेसिस पे, टेक्नोलॉजिकल चेंज, अदर फैक्टर ऑलवेज लीड्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। तो ये आपका आंसर था लास्ट वाले का, इट विल लीड टू इंक्रीज इन सप्लाई। किसी को कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, जल्दी से पूछिए, वरना टाइम है अपने पास अगला टेस्ट करने का, 4 बजे 3 बजे क्लास भी है। हाँ, एक हो जाएगा शायद, करें आगे। हाँ जी, क्विकली डू इट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में सबसे पहला, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में डिमांड कर्व कैसा होता है? अब परफेक्ट में याद होना चाहिए, अगर आपको नहीं याद तो फिर मैं याद कराती हूँ जी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है ना, परफेक्टली, तो तुम्हें याद होगा डिमांड और सप्लाई फिक्स करते हैं और फिर ये आगे दे देते हैं। तो कैसा ग्राफ होता है, कैसा होता है? ये हॉरिजॉन्टल होता है कि वर्टिकल होता है? हॉरिजॉन्टल। तो यस, आंसर इज सी। द AR कर्व अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। AR यानी एवरेज रेवेन्यू, अगर आपको याद हो तो भैया इसी को AR कहते हैं, यही MR होता है रेवेन्यू में, है ना। तो कहता है इट इज बिकॉज, क्यों होता है ये ऐसे AR कर्व परफेक्टली मार्केट में पैरेलल टू एक्स एक्सिस? क्योंकि फर्म अलाउड है, जीरो हो, इतना हो, इतना हो, दे आर अलाउड टू सेल एनी क्वांटिटी, प्राइस सेम रख के। सो अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट अ गिवन प्राइस, रेलेवेंट आंसर है। देयर आर मेनी सेलर्स, ये कुछ नहीं। कौन सा आंसर है इसका? फर्स्ट, ए। क्योंकि रेवेन्यू की बात कर रहा है तो सेल की बात कर रहा है, सेल की बात कर रहा है और कह रहा है जीरो हो, एक हो, दो हो, तुम प्राइस नहीं चेंज कर सकते, इसी प्राइस पर आप जितनी मर्जी क्वांटिटी बेच सकते हो। देयर आर फ्यू बट लार्ज फर्म्स इन द मार्केट इज अ फीचर ऑफ। ओ ये तो है ही नहीं आंसर आपका, ये तो ओलिगोपोली था, मैंने कैसे डाल दिया, सॉरी। थर्ड का आंसर आपका नहीं था। इफ द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इंडिविजुअल सेलर ऑन अ मार्केट प्राइस इज जीरो, अगर इंडिविजुअल सेलर का मार्केट प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं है तो ये कौन सी मार्केट है? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ प्राइस सीलिंग? प्राइस सीलिंग क्वेश्चन किया था हमने, प्राइस सीलिंग तो लास्ट चैप्टर का इसमें आ गया था। ओ ये भी गड़बड़ कर दी मैंने। प्राइस सीलिंग लास्ट क्या ना बेटे, पर फिर भी चलो आंसर समझ लेते हैं। सीलिंग जो याद है करते, गवर्नमेंट करती है कंज्यूमर के लिए, तो कहती है रैशनिंग करो, तो वो तीनों चीजों को अवॉइड करना चाहती है, ना होर्डिंग हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, रैशनिंग ना हो, इसलिए ऑल ऑफ दीज। इंप्लीकेशन ऑफ फीचर ऑफ फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट पक्का पेपर में आना है, याद कर लो। ये क्वेश्चन तुम्हारा नहीं था ओलिगोपोली, ये आपको पिछला टेस्ट मैंने डाला ना, इसलिए मैंने हटाना ही भूल गई। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन AR एंड डिमांड कर्व? आई एम श्योर ये आपको पता है, ये फिर वही क्वेश्चन है, AR और DD कर्व एक जैसा क्यों है? ये आपका लिस्टेड आंसर है, दोनों इसके जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि पहले डिमांड के बारे में बोल दो, जीरो हो या प्राइस जो भी हो, ये कितनी भी क्वांटिटी इतने ही प्राइस पे डिमांड करेंगे। रेवेन्यू में लिखो इतने ही प्राइस पे सेल करेंगे, आंसर है ये लिस्टेड आपका। कोई 3 फीचर बताने थे आपने परफेक्ट के, कार्टेल आपका नहीं था, मार्केट डिफाइन करना था, लिस्टेड आंसर है। होमोजीनियस प्रोडक्ट से क्या मतलब होता है? होमोजीनियस मतलब सिमिलर, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, पूरा आंसर दिया करो, साइज, कलर, शेप, ड्यूरेबिलिटी, ये सब में। डिफरेंस बताना था डिस्क्रिमिनेशन और प्राइस डिटर्मिनेशन में। तो प्राइस डिटर्मिनेशन इज व्हेन मार्केट फोर्सेस फिक्सेस द प्राइस एंड पास ऑन दिस प्राइस टू द फर्म, इसमें फर्म और इंडस्ट्री अलग है। डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली में होती है, वो किसी से भी, क्योंकि दे आर दी ओनली सेलर, दैट इज व्हाई दे कैन चार्ज एनी प्राइस, डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट पीपल। लाइक प्राइस क्वांटिटी टू बी सोल्ड बाय अ फर्म अंडर परफेक्ट मार्केट इज ऑल्सो फिक्स्ड। ये आंसर बताओ इसका, क्या परफेक्ट में जैसे प्राइस फिक्स करते हैं ऐसे क्वांटिटी भी फिक्स होती है? इट इज फॉल्स। हमने कहा तो है भैया प्राइस ये है, इस पर तुम फ्लेक्सिबल हो, जितना मर्जी बेचो, सो द क्वांटिटी इज नॉट फिक्स्ड बाय देम, इट्स ओनली द प्राइस विच इज फिक्स्ड बाय देम।
ये भी आपका नहीं था। ये पता नहीं पेपर कैसा डाला मैंने, बहुत गंदा डाला है। ओके